क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, जिसको आज अपने कवर करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कौन से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या डेफिनेशंस हैं या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले पेज पर इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर नीलसन एहले और जोहानसन, ये दो नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और आगे भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। नीलसन एहले का नाम आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? उन्होंने एक विधि, एक मेथड इजाद किया, उसका नाम है एकल पादप वरण, सिंगल प्लांट सिलेक्शन। प्लांट ब्रीडिंग का एक मेथड है सिंगल प्लांट सिलेक्शन, जिसमें अपने एक ही प्लांट के जितने भी सीड होते हैं उनको एक ही क्यारी में, एक ही रो में, एक ही कतार में लगाते हैं, फिर उनमें से अच्छे प्लांट्स का अपने सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो मेथड है वो इजाद किया, डिस्कवर्ड किया नीलसन एहले ने। दूसरा नाम आता है जोहानसन। उन्होंने प्योर लाइन, ये प्योर लाइन क्या चीज़ है, ये भी सिलेक्शन का एक मेथड है, वो उन्होंने डिस्कवर किया जोहानसन ने। उसके बाद परिभाषा है, डेफिनेशन, वो पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशन में क्या लिख कर आएंगे अपने कि पादप प्रजनन वो तकनीक है, वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से अपने प्लांट्स के जीनोटाइप में डिज़ायरेबल चेंजेस लाकर उन्हें और अधिक बेनिफिशियल बना सकते हैं इंसानों के लिए, ताकि इंसानों को फ़ायदा हो। नई नई वैरायटीज़ बनानी है इंसानों के लिए, और ये तभी हो पाएगा जब उनका जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप चेंज होगा, जीन बदलेंगे उनके। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दे रखा है, पादप प्रजनन के उद्देश्य 12, टोटल 12 उद्देश्य हैं। तो इनमें से जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं या पेपर में आ सकते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ, तो वो है समकाल पकना, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी क्या चीज़ है? जैसे मूंग है, उड़द है, इन फसलों में दिक्कत क्या होती है कि सारे पौधे एक साथ बड़े नहीं होते हैं, उनकी फलियां एक साथ नहीं लगती, वो एक साथ मैच्योर नहीं होते। तो आजकल प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से अपनों ने वो वैरायटीज़ तैयार करवा ली है जो जल्दी पकती है और एक साथ पकती है, उसको बोलते हैं समकाल पकना। उसके बाद जैसे प्रसुप्ति है या प्रसुप्ति है, डोरमेंसी, वो क्या चीज़ है? जैसे कुछ गेहूं है या अपने बाजरे का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, उन प्लांट्स के सीड में डोरमेंसी नहीं मिलती है, बालियों में लगे लगे ही सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे बारिश उनके ऊपर गिरी तो जो बालियों में सीड लगे हुए हैं वो प्लांट के ऊपर या बालियों में लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो सीड लॉस होता है क्योंकि इनमें डोरमेंसी नहीं है। डोरमेंसी क्या चीज़ होती है? डोरमेंसी वो पीरियड है जिसमें प्लांट किसी भी टाइप की कोई ग्रोथ शो नहीं करता। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा वो उसका डोरमेंसी पीरियड है, वो उसका प्रसुप्ति है। तो आजकल ऐसी वैरायटी डेवलप करवा ली गई है जिनके अंदर प्रसुप्ति है, वीट और बाजरे में, और उनके सीड अब इस तरह से जर्मिनेट नहीं होते, बालियों में पड़े पड़े। उसके बाद अपने मेज़ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मक्के का, उसको अपने खरीफ, रबी और जायद तीनों सीज़न के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सा अविषालु पदार्थ है या टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको सरसों के तेल में से निकाल दिया गया है। तो आंसर होगा इरूसिक अम्ल, इरूसिक एसिड। वो सरसों के तेल में मिलता है। आजकल सरसों की ऐसी वैरायटी आ गई है जिनके अंदर इरूसिक एसिड नहीं होता है, और ये इरूसिक एसिड है वो टॉक्सिक है, हानिकारक है। आविसरण या नॉन शटरिंग बना है विसरण से। तो विसरण क्या चीज़ होती है? जैसे सरसों है, उसमें देखा होगा कि फलियां पकने के बाद खुल जाती है, ओपन हो जाती है, फूट जाती है और सीड नीचे गिर जाते हैं, तो सीड लॉस होता है। तो आजकल आविसरण वाली कुछ नई
प्लांट स्पीसीज़ अपनों प्लांट वैरायटीज़ अपनों ने डेवलप करवा ली है जिनकी फलियां पकने के बाद फूटती नहीं, तो उसको कहते हैं आविसरण, नॉन शटरिंग, जैसे मूंग, उड़द, सरसों। उसके बाद एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होता है विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, नई वैरायटी का डेवलप करवाना। सिंपल शब्दों में बात करें तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है नई वैरायटी डेवलप करवाना। उसके कई तरीके दे रखे हैं, जैसे डोमेस्टिकेशन है, ग्राम्यन। दूसरा जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म द्रव्य संग्रह। उसके बाद प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप पुनर्स्थापन, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये 7 मेथड हैं जिनकी डिटेलिंग इस चैप्टर में दी हुई है, और इन 7 मेथड से अपने विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन या एक नई वैरायटी डेवलप करवा सकते हैं। ये पहली एक्टिविटी होती है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जो भी अपने प्लांट ब्रीडिंग में करते हैं। दूसरा होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब कि अपने पास कई वैरायटीज़ आ चुकी हैं, अपनों वैरायटीज़ डेवलप करवा ली है, उनमें से जो सबसे अच्छी वैरायटी उसका सिलेक्शन करना है अपनी बेसिक नीड पे, उसको कहते हैं चयन। उसके बाद मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जो वैरायटी अपनों ने डेवलप करवाई है वो अपने मापदंड पर, पैरामीटर के ऊपर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसके लिए टेस्टिंग की जाती है। जो पॉपुलर वैरायटी है, जो किसान लगाना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में, उसके साथ अपने वाले डेवलप्ड वैरायटी का कंपैरिजन करते हैं। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है पीवीटी और एक होता है सीवीटी, प्राइमरी वैराइटल टेस्ट, प्राथमिक उपज परीक्षण, और दूसरा होता है सीवीटी, कोऑर्डिनेटेड वैराइटल टेस्ट या समन्वित उपज परीक्षण। समन्वित उपज परीक्षण अपने करवाते हैं 3 साल के लिए, जो प्राथमिक उपज परीक्षण है वो करवाते हैं अपने 1 साल के लिए, पीवीटी, प्राइमरी वैराइटल टेस्ट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, चौथी एक्टिविटी है मल्टीप्लिकेशन। जो भी वैरायटी अपने डेवलप करवा रखी है, जो पास हो चुकी है इवैल्यूएशन में, उसका जो सीड नंबर है वो बढ़ाना है ना, बीजों की संख्या बढ़ानी, तो उसको बार बार उगाएंगे अपने, और फिर जब अपने पास ढेर सारे बीज आ जाएंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने किसानों में। उसके बाद इसमें डोमेस्टिकेशन दे रखा है, डिटेलिंग, और डोमेस्टिकेशन एक तरीका है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन का। डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन आ सकती है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? कोई भी जंगली वैरायटी है, वाइल्ड स्पीसीज़ है या फिर वाइल्ड वैरायटी है, उसको पहली बार अपने खेतीबाड़ी के लिए काम में ले रहे हैं, उसको कृषि जन्य बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर उसको अपने उगा कर देख रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो है डोमेस्टिकेशन। ये भी एक तरीका है जिससे एक नई वैरायटी अपने को मिल सकती है। और इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम वर्ण के अभिलक्षणों में अंतर दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, मैन मेड सिलेक्शन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। जब अपने पास डोमेस्टिकेशन से एक नई वैरायटी मिल जाएगी, 2 वैरायटी मिल जाएगी, 4 वैरायटीज़ मिल जाएगी, उनको अपने फिर सिलेक्ट करेंगे, उनमें से कौन सी वैरायटी अपने को चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए 2 सिलेक्शन होते हैं, एक तो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन होता है, और एक होता है कृत्रिम वर्ण आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है, ये आपको याद कर लेना है, टेबल दे रखी है। उसके बाद दूसरा आता है जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य संग्रहण, जर्म प्लाज्म कलेक्शन या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। इसमें आपको याद रखना है NBPGR न्यू दिल्ली का है। इसका पूरा नाम बनता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये नई दिल्ली में है और नई नई वैरायटीज़ को बाहर से या अपने देश से कलेक्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है 2 टाइप का। उसके बाद इम्पोर्टेंट है जीन कोश, जीन पूल। जीन कोश या जीन पूल कुछ नहीं है, एक ही प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उनका कलेक्शन कर लो, जीन पूल है। फिर सवाल उठता है कि वो अलग अलग वैरायटीज़ क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग टाइप के जीन हैं, तभी उनके अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो जीन पूल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में वो वैरायटीज़ आती हैं जिनके बीच में
संकरण हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हो जाता है, और उसके बाद में जो भी पौधे अपने को मिलेंगे वो सारे के सारे उर्वर होते हैं, फर्टाइल होते हैं, उनके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी जीन पूल होता है, उनमें वो पौधे रखे गए हैं, वो वैरायटीज़ रखी गई जिनका क्रॉस जो प्राइमरी जीन पूल है उनके साथ मुश्किल से होता है, और हो जाता है, मुश्किल से होता है। होने के बाद जो भी अपने को प्लांट मिलेंगे वो 50% क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं, 50% वो स्टेराइल भी हो सकते हैं, बंधे हो सकते हैं, और उर्वर भी हो सकते हैं। उसके बाद टर्शरी आता है, उसमें उन प्लांट्स को या उन वैरायटीज़ को रखा गया है जिनका प्राइमरी जीन पूल के साथ क्रॉस बड़ी मुश्किल से होता है, और होने के बाद जो भी प्लांट मिलेंगे वो सारे के सारे स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। अब आ सकता है कि दो टाइप का जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता है, जन द्रव्य संरक्षण होता है, एक इन सिटू होता है और एक एक्स सिटू होता है, स्वस्थानीय होता है और एक बहिस्थानीय होता है या बाह्य स्थानीय होता है। स्वस्थानीय का मतलब होता है जहाँ पर पौधे उग रहे हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में लगे हुए हैं, प्राकृतिक आवास में लगे हुए हैं, उसी के अंदर जाकर उसको कंजर्व करना, सुरक्षित करना, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सेंचुरी, जीन सेंचुरी, यहाँ दिया हुआ है जीन सेंचुरी। दूसरा क्या है, बाह्य स्थानीय एक्स सिटू है, जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, नेचुरली लगे हुए हैं, वहाँ से उनको उखाड़ लो, ले आओ, वहाँ से उनको कलेक्ट करके आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उनको ग्रो करवाओ, उनको कंजर्व करवाओ लैब के अंदर। तो एग्जाम्पल जैसे कि सीड बैंक है, प्लांट और फील्ड बैंक है, शूट टिप बैंक है, सेल और ऑर्गन बैंक है, डीएनए बैंक है, ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड है पादप पुर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? कोई वैरायटी, कोई फसल पहले से लग रही है जिसकी खेतीबाड़ी की जा रही है, वहाँ से उस प्लांट को लेकर आना और उस जगह लगाना जहाँ पर पहले उसकी कभी खेतीबाड़ी नहीं की गई हो, तो इस एक्टिविटी को कहते हैं पादप पुर्स्थापन, प्लांट इंट्रोडक्शन। जैसे अफ़गानिस्तान से गेहूँ लेकर आए, उसकी खेती वहाँ सबसे पहले की गई, और इंडिया में जब उसको लेकर आए तो उस एक्टिविटी को कहते हैं पादप पुर्स्थापन, और यहाँ इंडिया में उसको लगाया जाने लगा और खेतीबाड़ी की जाने लगी उसकी। और जो अपना ग्रामीण होता है डोमेस्टिकेशन, उसमें पहले से कोई वैरायटी होती है, वो वाइल्ड होती है, जंगलों में लगती है, अपने आप लगती है, उसको वहाँ से लेकर आना और खेतीबाड़ी करना वो होता है ग्रामीण। जबकि पादप पुर्स्थापन में जो वैरायटी होगी वो पहले से उसकी खेतीबाड़ी कहीं ना कहीं की जा रही है, वहाँ से लेकर उसको उस स्थान पर, उस क्षेत्र में लगाना है जहाँ पर उसकी पहले कभी खेतीबाड़ी ना की गई हो। इसमें अनुकूलन है, एक एक्लिमेटाइजेशन है, किसी पौधे अथवा पौधों का नए परिवर्तित वातावरण में अभ्यस्त होना तथा अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना ही अनुकूलन कहलाता है। बाहर से कोई वैरायटी अपनों ने मंगवाई है, वो अपने एरिया में लग पाएगी या नहीं लग पाएगी सक्सेसफुली, वो डिपेंड करता है कि वो अनुकूलित हुई है या नहीं हुई, वो एक्लिमेटाइज हुई है या नहीं हुई। जैसे बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, 1 महीने बाद वापस भाग आते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर उनका सर्वाइवल नहीं हो पाया, वो अपने आप को बदले हुए माहौल में ढाल नहीं पाए, अनुकूलित नहीं हो पाए, एक्लिमेटाइज नहीं हो पाए। तो किसी भी वैरायटी का बाहर वो तभी लग पाएगी जब वो बाहर बदले हुए माहौल में अपने आप को ढाल पाएगी, उसको कहते हैं अनुकूलन। पुर्स्थापन के 2 प्रकार होते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है, बाहर से कोई वैरायटी मंगवाओ, उसको डायरेक्टली अपने खेतों में लगाना स्टार्ट कर दो, वो है प्राथमिक, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। दूसरा है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसमें पहले क्या काम करेंगे, बाहर से वैरायटी मंगवाएंगे, उसका क्रॉस करवाएंगे पहले लोकल रेसेस के साथ, लोकल वैरायटी के साथ, और उसके बाद उसको लगाएंगे, तो वो होता है सेकेंडरी। फिर इसके बाद
संगरोध का सवाल आ सकता है, संगरोध क्या चीज़ होती है। ये संगरोध जो दिया हुआ है वो आपको 5वें चैप्टर में ही मिल जाएगा। पादप संगरोध प्लांट क्वारंटाइन के नाम से दिया हुआ है। तो बाहर से कोई भी अगर अपने वैरायटी मंगवा रहे हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे अपने कि इसके साथ कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, इस पर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, इसके साथ कोई खरपतवार तो नहीं आ गया, वीड्स तो नहीं आ गए हैं। ये सब जांच पड़ताल की जाती है, उसको बोलते हैं पादप संगरोध। और उसको अलग रखा जाता है कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए अपने वाली लोकल वैरायटी से। फिर इसमें ये पूछा जा सकता है प्लांट इंट्रोडक्शन का अपने को बेनिफिट क्या हुआ है, एडवांटेजेस क्या हैं। तो एक तो नई फसलें मिल जाती, दूसरा नई किस्में मिल जाती, तीसरा जो प्लांट हैं उनको ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पे कीट ना हो, कोई बीमारी ना हो, और साइंटिस्ट लोगों के लिए एक स्टडी मटेरियल मिल जाता है क्योंकि नई वैरायटी आई है। इसके दोष कमियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जब पादप पुष्प स्थापन करते हैं तो उसमें कमियां भी हैं। जब बाहर से कोई फसल मंगवाते हैं, क्रॉप मंगवाते हैं, तो हो सकता है उसके साथ कोई खरपतवार, कोई वीड्स आ जाए जैसे कि सत्यानाशी और गेहूँसा। दूसरा, कुछ ऐसी फसलें अपने बाहर से मंगवाई जो यहाँ उगाने के बाद, इंडिया में उगाने के बाद वो खरपतवार बन गई, वो वीड्स बन गए, जैसे कि जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, बंगाल का आतंक इसको कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके साथ बीमारियां आ गई। श्रीलंका से अपनों ने कॉफ़ी मंगवाई, उसके बाद कॉफ़ी का रस्ट डिजीज़ आ गया, कॉफ़ी किट रोग आ गया उसके साथ। फिर कुछ अपनों ने ऐसे प्लांट बाहर से मंगवा लिए जैसे कि नीलगिरी है जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, यूकेलिप्टस, वो यहाँ अपनों ने लगाया इंडिया में, तो पानी सारा पी गया, वो ज़मीन का सारा पानी खींच ले गया और बाकी फसलों को पानी नहीं मिल पाया। तो इस तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाता है। उपलब्धियां, अचीवमेंट पूछी जा सकती हैं। नई फसलें, अपने को नई फसलें मिली हैं जैसे कि आलू है, मक्का है, मूंगफली है, अरहर है, मटर है, और नई किस्में मिली हैं, अपने को नई वैरायटीज़ मिली हैं पादप पुष्प स्थापन से, जैसे कि चावल की TN फर्स्ट है, IR 8 है, IR 28 है, IR 36 है। इसी तरीके से गेहूं की रेडले है, रेडले के अलावा लरमा रोज़ो है, फिर सोनारा 64 है। ये लरमा रोज़ो है, लरमा रोहो नहीं है। उसके बाद जेनेटिक इरोजन क्या चीज़ होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। किसी भी प्लांट की कोई वैरायटी अगर ख़त्म हो गई, गायब हो गई है, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक इरोजन। ये किसी भी कारण से हो सकता है, अपने चराई करवा रहे हैं पशुओं की तो हो सकता है, जनसंख्या बढ़ रही है उस वजह से भी हो सकता है, नई नई टेक्निक आ रही है अपने एग्रीकल्चर की, उस वजह से पुरानी जो फसलें हैं वो या फिर वाइल्ड वैरायटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सड़कें बना रहे हैं, रेल के ट्रैक बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से वो जंगल साफ़ कर रहे हैं अपने, तो भी वैरायटी ख़त्म हो जाती है। सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको रट लेना है, घोट लेना है। इसमें से एक सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ किस देश का है, वो अपने को याद रखना है। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्राथमिक उद्गम केंद्र। कुछ केंद्र दे रखे हैं, मतलब देशों के नाम है, और इधर फसलें हैं। ये आपको रट लेना है, घोट लेना है। इसमें से एक सवाल आएगा ही आएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं उद्गम केंद्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। प्राथमिक उद्गम केंद्र और दूसरा द्वितीयक उद्गम केंद्र। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर सबसे पहले कोई वाइल्ड वैरायटी मिली, किसी भी फसल की सबसे पहले जहाँ वाइल्ड वैरायटी मिली वो उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र है। सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी में ये बताएंगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है, किसी वैरायटी की सबसे ज़्यादा जहाँ खेती की जा रही है वो उसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी टेक्निक, ये तरीके, ये एक्टिविटी किस चीज़ की, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन की है, विविधता का उत्पादन ऊपर हेडलाइन थी, उसी के अंडर है। संकरण से भी, हाइब्रिडाइजेशन से भी अपने एक नई वैरायटी डेवलप करवा सकते हैं। संकरण में अपने क्या करते हैं, दो अलग वैरायटीज़ है एक प्लांट की, दोनों में अलग करैक्टर हैं। अपने चाहते हैं वो दोनों करैक्टर एक ही क्रॉप के अंदर आ जाए, एक ही फसल के अंदर आ जाए, एक ही वैरायटी में आ जाए, तो अपन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। एक के पोलन ग्रेन है वो दूसरे के ऊपर डाल के आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक प्लांट की दो वैरायटीज़ है, उनके बीच में क्रॉस होता है, क्रॉस आसानी से हो जाता है। दूसरा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या होगा, दो अलग अलग प्लांट के बीच में अपने क्रॉस करवाते हैं, दो अलग अलग जीनस के बीच में अपने क्रॉस करवाते हैं। जैसे ट्रिटिकेल बनाया है आपने, तो उसमें गेहूं और राई का क्रॉस करवाया है, तो दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस करवाना वो है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस करवाना वो है इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है वो मुश्किल से होता है। हाइब्रिडाइजेशन जब करवाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो उसमें एक चीज़ आती है विपुंसन, पुंकेसरों को हटाना, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किसको कहते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं, एंथर होते हैं, उनको हटा देना, उसको कहते हैं विपुंसन। और थैली लगाना, बैगिंग किसको बोलते हैं, जब उन्होंने इमैस्कुलेशन कर दिया, विपुंसन कर दिया, तो उस पौधे के ऊपर अपने थैली लगा देते हैं, उस फूल के ऊपर अपने थैली चढ़ा देते हैं, ताकि अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। उसके बाद संकरण की कुछ विधियां दे रखी है, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेथड दे रखे हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। पहला है वंशावली विधि, जिसको पेडिग्री मेथड बोलते हैं। दूसरा पुंज विधि, जिसको बल्क मेथड बोलते हैं। प्रतीप संकरण बैक क्रॉस मेथड है। बहुसंकरण मल्टीपल क्रॉस मेथड है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड है वंशावली मेथड या पेडिग्री मेथड। ये फ्लो चार्ट आपको याद कर लेना, बना के देखना है। तो दो इसमें क्या है, पेरेंट्स ले रखे हैं, या यूँ कहें कि दो इसके अंदर पॉपुलेशन है, P1 और P2। दो अलग खेत है, मोटी मोटी भाषा में बात करें तो दो अलग खेत है, उसमें से कुछ, दोनों खेतों में से कुछ कुछ प्लांट का अपने सिलेक्शन कर लेते हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। फिर F1 जनरेशन अपने को मिल जाती है, उनके बीजों को अपने लगाते हैं। 2000 से 10,000 बीज अपने को लगाने, 100 या 500 उसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं अच्छे दिखने वाले पौधों का। फिर हर पौधे से जितने भी बीज मिलेंगे, हर पौधे से जितने भी बीज मिलेंगे क्रॉस करवाने के बाद, उन बीजों को, सभी बीजों को एक ही कतार में लगाएंगे। इसको बोलते हैं सिंगल प्लांट सिलेक्शन, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, एकल पादप चयन। तो ये एकल पादप संतति, तो ये सारे जो सिंगल लाइनें दिखा रखी हैं, ये कतारें हैं, और एक कतार में एक पौधे से जितने भी बीज मिलेंगे वो सारे लगाने हैं अपने को। उसके बाद अगले साल क्या करना है, फिर जब अपने सिंगल लाइन में लगा लेंगे पौधों को, तो हर सिंगल लाइन से कुछ अच्छे पौधों का चुनाव करना है। हर सिंगल लाइन से अच्छे दिखने वाले पौधों का चुनाव करना है, उनके बीच में क्रॉस करवाना है। फिर जो बीज मिलेंगे उनको अलग अलग ही बोना है। ठीक है, ऐसी जैसे अभी किया था उन्होंने कि हर प्लांट से मिले हुए बीजों को एक ही कतार में लगाएंगे। ये 2 साल तक करना है। फिर क्या काम करना है, ऊपर जब एक लाइन बना रखी है तो उस एक लाइन की 3 लाइनें बनेगी। उस एक लाइन में जितने भी पौधे होंगे, अच्छे पौधे, उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, जो भी बीज मिलेंगे उनके 3 कतारें बना लेंगे। ऐसा 2 साल तक करेंगे। और उसके बाद पहला इवैल्यूएशन करेंगे, पहला टेस्ट करेंगे 1 साल के लिए, PVT, प्राइमरी वैराइटल टेस्ट, प्राथमिक उपज परीक्षण। ये जो बॉक्स बना रखे हैं वो बॉक्स किसके लिए होता है, एक बॉक्स होता है अपनी वाली डेवलप्ड वैरायटी का, और एक बॉक्स होता है जो पॉपुलर वैरायटी है, जिसको किसान लगाना आज के टाइम में पसंद कर रहे हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि दोनों में से पैदावार किसकी अच्छी है। तो अगर वो पैदावार में पास हो जाती है, अपने वाली वैरायटी उस पॉपुलर वैरायटी को बीट कर पाती है, तो अपने अगले साल फिर 3 साल के लिए क्या करते हैं, CVT करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वैराइटल टेस्ट करेंगे, समन्वित उपज परीक्षण करेंगे, जिसके अंदर अपने पैदावार तो देखेंगे, साथ में ये भी चेक करेंगे कि वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में लग पाती है या नहीं लग पाती है, उसमें वो ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी अपनी वाली फसल। वो 3 साल के लिए चेक करते हैं। और ये जो हर बॉक्स के 3-3 बॉक्स बना रखे हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 3 साल को। जब अपनी वैरायटी पास हो जाती है दोनों टेस्ट के अंदर, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बार बार लगा के देखते हैं, उनके बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगला है बल्क मेथड। नीलसन एहले का नाम यहाँ पर दोबारा आया है। नीलसन एहले का नाम पहले भी आया था सिंगल प्लांट सिलेक्शन में, और ये दोबारा आ गया है पुंज विधि में या बल्क मेथड में। इसमें कुछ नहीं करना होता,
दो अलग अलग खेत दे रखे हैं, इनमें से अपने को अच्छे प्लांट का सिलेक्शन करना है, आपस में क्रॉस करवाना है, बीजों को आपस में मिक्स करना है। सिंगल सिंगल लाइन में नहीं लगाना है, बीजों को आपस में मिक्स करके एक साथ झुंड में लगाना है, तभी इसको पुंज विधि या बल्क मेथड बोला गया। फिर उनमें से अच्छे प्लांट का सिलेक्शन कर लेना है, फिर दोबारा से वही काम करना है, क्रॉस करवाना उन प्लांट्स के बीच में, जो बीज अपने को मिलेंगे उनको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके लगाना है। लास्ट में 1 साल अपने क्या काम करेंगे, उनको सिंगल सिंगल लाइन में लगा देंगे, सिंगल प्लांट सिलेक्शन कर लेंगे। बाकी वही CVT PVT इसमें चलता रहता है, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। फिर आता है प्रतीप संकरण विधि, बैक क्रॉस मेथड। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। बैक क्रॉस मेथड क्या होता है, अपने पास 2 वैरायटीज़ हैं। एक तो है जिसकी पैदावार अच्छी है, पॉपुलर वैरायटी है, जिसको किसान लगाना आज के टाइम में पसंद कर रहे हैं। दूसरी है वाइल्ड वैरायटी, उसी फसल की वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी की पैदावार अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बीमार नहीं पड़ती, बीमार बहुत कम पड़ती। तो अपने चाहते हैं कि अपने वाली जो पैदावार करने वाली फसल है वो बीमार ना पड़े, और पैदावार अच्छी देने वाली जो फसल है उसको अपने बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं उसको। और जो दूसरी वाइल्ड वैरायटी है उसको नॉन रिकरेंट वैरायटी बोला गया है। तो अपने क्या काम करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद अपने को एक कैपिटल R और एक स्मॉल r मिल जाता है। और जब एक कैपिटल R आ गया, वो कहाँ से आया, अनावर्ती जनक से आया। इसका मतलब अपने वाले डेवलप्ड वैरायटी के अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है। अब वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल जो कैपिटल R आया है वो कहाँ से आया, अनावर्ती जनक से आया है। और अनावर्ती जनक के अंदर बीमारी से लड़ने वाला ये कैपिटल R जीन था, वो जीन अपने इस नई वैरायटी में आ चुका है, तो वो बीमार नहीं पड़ेगी अपनी वाली वैरायटी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, उसका एक स्मॉल r कम हो गया है, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी है 50% डाउन हो गई है। अब इसकी प्रोडक्टिविटी को अपने वाली डेवलप्ड वैरायटी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको 100% तक लेकर जाना है। तो इस डेवलप्ड वैरायटी कैपिटल R स्मॉल r का अपने क्रॉस करवाएंगे, बार बार क्रॉस करवाएंगे अपने वाले आवर्ती जनक के साथ, रिकरेंट पेरेंट के साथ, डबल स्मॉल r के साथ बार बार, और तब तक करवाएंगे जब तक कि अपनी वाली वैरायटी का जो प्रोडक्शन रेट है या प्रोडक्टिविटी है वो 99% ना हो जाए। 100% मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कभी भी इसमें एक दिक्कत ये होती है, बैक क्रॉस के अंदर दिक्कत ये है, कभी भी अपने वाली डेवलप्ड वैरायटी की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार है, वो कभी भी रिकरेंट पेरेंट के बराबर नहीं हो सकती। जो शुरुआत में आवर्ती जनक दे रखा है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% है, तो 100% कभी भी नहीं हो सकती अपने वाले डेवलप्ड वैरायटी की प्रोडक्टिविटी। लेकिन अपनी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम अपने 100% ना कर पाएँ, लेकिन 99% तो कर ही जाएँ। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम से कम 99% तो लेकर चले जाएं। तो इसलिए बार बार अपने बैक क्रॉस करवाते हैं अपनी वाली वैरायटी का उस रिकरेंट जनक के साथ, रिकरेंट पेरेंट के साथ, आवर्ती जनक के साथ। तो अपने वाले डेवलप्ड वैरायटी का क्रॉस अपने पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं और पेरेंट प्लांट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया बैक क्रॉस। तो ये आपको याद कर लेना है। बाकी वही चीज़ें चलती है, सिंगल लाइन सिलेक्शन करवाते हैं, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, उसके बाद इसका PVT ना करवा कर सीधा ही CVT करवा देते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका जो जीनोटाइप है उसमें आने वाले अचानक से जो बदलाव है, जो जेनेटिकल हो जाते हैं, बाद में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, ऐसे चेंजेस को अपने कहते हैं म्यूटेशन। और उससे भी अपने को एक नई वैरायटी मिल सकती है। कुछ नाम आपको याद कर लेने। ह्यूगो डी वरीज ने सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया, और जो मॉर्गन है उसने ड्रोसोफिला जो फल मक्खी होती है उसकी सफ़ेद आँख के बारे में बताया कि वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है। मुलर का नाम आपको याद कर लेना है। 1927 में इसने ये बताया कि एक्स किरणों को अगर अपने डालेंगे प्लांट्स के ऊपर तो उससे म्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद एक अंग्रेज़ किसान है सेटराइट, उसने भेड़ की एंकल ब्रीड को डेवलप किया। एंकल ब्रीड मतलब जिसके पाँव छोटे थे, सेटराइट, ये अंग्रेज़ किसान था। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। फिर 2 टाइप का म्यूटेशन होता है, एक है स्वतः, एक है प्रेरित, एक स्पॉन्टेनियस है और एक इंड्यूस्ड है। स्पॉन्टेनियस में रेट दे रखी है
उत्परिवर्तन की 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻4 प्रति जीन प्रति पीढ़ी, ये इतना चेंजेस हो सकता है एक जीन के अंदर एक जनरेशन में, तो बहुत कम है ये। उसके बाद इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है, जो इंसान करवाता है, जानबूझ के करवाता है। एक्सरे डाल दी, यूवी रेज डाल दी, कोई फंजीसाइड बार बार डाल दिया प्लांट के ऊपर, तो उसके जीनोटाइप में बदलाव आता है, म्यूटेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। फिर आपको याद रखना है 2 टाइप के म्यूटाजन्स होते हैं, उत्परिवर्तजन होते हैं। उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन क्या होते हैं, वो ये फैक्टर होते हैं, वो कारक होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल, एक केमिकल, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में एक्सरे, गामा रे और यूवी रेज आती हैं, और केमिकल में कोई भी फंजीसाइड हो सकता है, कोई वीडीसाइड हो सकता है, कोई इंसेक्टिसाइड हो सकता है। वो बार बार अपने प्लांट के ऊपर डालेंगे तो उसका जीनोटाइप बदल जाता है, म्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद फ्लो चार्ट दे रखा है, वैसे सीड लगा रखे हैं, उन सीड को पहले अपने ट्रीट करवाते हैं एक्सरेज से या किसी भी म्यूटाजन से, उनके ऊपर डालते हैं बार बार, और उसके बाद उनको लगाते हैं। लगाने के बाद उनके अंदर अपने क्या करवाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं, उनको बीजों को अलग अलग निकाल लेते हैं। उन अलग अलग बीजों को अलग अलग रोज़ में लगाएंगे, जिसको अपने एकल पादप संतति या सिंगल प्लांट सिलेक्शन बोलते हैं। ऐसा 3 साल तक करना है। उसके बाद वही पीवीटी करवा लेना है, फिर सीवीटी करवा लेना है। मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीप्लॉइडी है, ये फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको इसको लर्न करना है। 2 टाइप की पॉलीप्लॉइडी होती है, एक एन्यूप्लॉइडी है, दूसरा है यूप्लॉइडी। असुगुणिता और सुगुणिता, ये 2 प्रकार है बहुगुणिता के। और बहुगुणिता क्या चीज़ होती है, अपने जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, द्विगुणित गुणसूत्र हैं, जो जोड़े में बैठे हुए गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या में या तो कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और जनरली ये प्लांट में देखने को मिलती है। ये आपको फ्लो चार्ट रट लेना है, याद कर लेना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो गेहूं और राई का क्रॉस करवाया आपने सबसे पहले। पॉलीप्लॉइडी के अंदर ही है, बहुगुणिता के अंदर गेहूं और राई का क्रॉस करवाया, उससे ट्रिटिकेल मिला अपने को। तो ये दुनिया की पहली मैन मेड, मानव निर्मित अनाज वाली फसल है। और किस तरह की फसल है, पॉलीप्लॉइड फसल है, बहुगुणित फसल है, जिसको सबसे पहले इंसान ने तैयार किया। अनाज वाली फसल है ऐसी जिसको इंसान ने बहुगुणित बनाया सबसे पहले, पॉलीप्लॉइड जनरेट हुआ इसके अंदर। वो कौन है, वो है ट्रिटिकेल। किस किस का क्रॉस है, गेहूं और राई का क्रॉस है। ये रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक इसी तरीके से एक षटगुणित गेहूं आता है, हेक्साप्लॉइड वीट है। वो जो ट्रिटिकेल था वो तो है टेट्राप्लॉइड, जिसमें 4 सेट होते हैं गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम के। षटगुणित इसमें 6 सेट होते हैं गुणसूत्रों के, हेक्साप्लॉइड वीट बोला गया इसको। इसमें 6 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, इसलिए इसको लिखा है 2n1 + 2n2 + 2n3। और इसमें जो पहला सेट लिया, पहले 2 सेट आए हैं, वो कहाँ से हैं, जीनोम फर्स्ट से आए, जीनोम ए से आए हैं। उसके बाद जीनोम बी से अपने को 2 सेट और मिले हैं, और जीनोम डी से अपने को 2 सेट और मिले हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी से लिए गए कुछ जीन के सेट हैं, क्रोमोसोम के सेट हैं। जीनोम ए से, जीनोम ए क्या है, जीनोम ए कहाँ से लिया गया है, ट्रिटिकम मोनोकोकम से लिया गया है। ये 2 सेट, जो शुरुआत वाले 2 सेट है क्रोमोसोम के, वो कहाँ से लिए गए हैं, ट्रिटिकम मोनोकोकम, जो वीट की एक वैरायटी है। जीनोम बी का मतलब 2 सेट और आ गए हैं क्रोमोसोम के, वो कहाँ से लिए गए, कोई अज्ञात प्रजाति है जो अब गायब हो चुकी है, अपने को नहीं मालूम। फिर लास्ट में जीनोम डी है, इसमें भी 2 सेट लिए गए हैं, कहाँ से आए, एजिलोपस एक वाइल्ड वैरायटी है, वहाँ से अपने ने 2 सेट और लिए हैं क्रोमोसोम के। तो ये आपको याद रखना है, ABD 6 के 6 सेट मिलने से हेक्साप्लॉइड वीट जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है। फिर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चयन, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन है 2 टाइप का है, एक तो है स्वपरागित फसलों में, एक परपरागित फसलों में। स्वपरागित का मतलब जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है,
दूसरा वो जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर दो मेथड हैं सिलेक्शन के, एक तो मास सिलेक्शन और दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में कुछ नहीं करना, ये दे रखा है यहाँ पर कुछ प्लांट अपनों ने लगा रखे हैं खेत के अंदर, उनका अपने को सिलेक्शन कर लेना है, उनमें से अच्छे दिखने वाले प्लांट का सिलेक्शन कर लेना है, उनका अपने को करवा देना है पहले पीवीटी, उसके बाद सीवीटी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करवा देना मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद। दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन। इसमें कुछ नहीं करना, अपने को प्लांट का सिलेक्शन करना है और हर प्लांट के सीड को सिंगल रो में लगाना है, जिसको अपने बोलते हैं सिंगल प्लांट सिलेक्शन। उसके बाद इसका पीवीटी और सीवीटी करवा लेना है, कुछ नहीं करवाना। दोनों में अंतर दे रखा है, फ़र्क दे रखा है, एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, ये वाली याद कर लेनी है आपको। उसके बाद दूसरा आता है पर परागित फसलों में चयन की विधियां, सिलेक्शन मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। इसमें भी पहला मेथड कौन सा है, मास सिलेक्शन वाला है, वो सेम वैसा ही रहेगा। अपने को बल्क में सिलेक्शन कर लेना है, उन बीजों को मिक्स करवा देना है, अगले साल फिर से लगा देना है, फिर उनका सीवीटी पीवीटी करवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे पुराना मेथड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पुराना मेथड कौन सा है, तो अपने बोलेंगे मास सिलेक्शन है, समूह चयन। दूसरा मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन या आवर्ती चयन। आवर्ती चयन या रिकरेंट इसलिए बोला गया है कि इनमें बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी बार बार करवाते हैं अपने, या सिलेक्शन बार बार करवाते हैं जब तक अपने को डिज़ायरेबल वैरायटी ना मिल जाए। तो आवर्ती चयन या रिकरेंट सिलेक्शन 4 टाइप का है। पहला है सरल आवर्ती चयन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। दूसरा है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, शॉर्ट में बोला जाता है RSGCA। तीसरा है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, RSSCA। और लास्ट है व्युत्क्रम आवर्ती चयन, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। इसमें दे रखा है ये जो मास सिलेक्शन है वो सिंपल वैसा ही है जिस तरह से अपनों ने स्वपरागित फसलों में मास सिलेक्शन किया था, समूह चयन किया था, ठीक वैसा ही समूह चयन यहाँ पर भी है, मास सिलेक्शन यहाँ। बस फसल बदल गई है, फसल कौन सी होगी, क्रॉस पॉलिनेटेड हो गई है। अब आता है सरल आवर्ती चयन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन। इसमें क्या करना है, पहले साल अपने पास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उनमें से अच्छे पौधों का सिलेक्शन करना है, उनमें क्रॉस करवाना है और जो सीड मिलेंगे उनको सिंगल रो में लगाना है। फिर दोबारा यही काम करना है, सिंगल रो में जितने भी प्लांट होंगे उनमें से अच्छे प्लांट का सिलेक्शन कर लेना है, उनमें आपस में क्रॉस करवाना है, जो बीज मिलेंगे उनको बल्क में मिक्स करके लगवाना है। फिर जो बल्क में अपने लगे हुए पौधे अपने देखेंगे कि उनमें से अच्छे पौधे कौन से, उनको सिलेक्ट कर लेना है, उनका आपस में क्रॉस करवाना है और क्रॉस करवाने के बाद जो सीड मिलेंगे उनको सिंगल रो में लगाएंगे। ऐसा आपने तब तक करेंगे जब तक अपने को डिज़ायरेबल वैरायटी ना मिल जाए। फिर आता है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, RSGCA। और इसको डेवलप किसने किया वो क्वेश्चन आ सकता है, जेनकिंस। आपको याद रखना है, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन दिया इन्होंने, सामान्य संयोजन क्षमता। और दूसरा जो विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। बस यहाँ पर जो अपने दूसरी पॉपुलेशन लेते हैं इसको परीक्षक विभेद बोला गया है। यहाँ पर होता है स्वतंत्र परागित बीज या स्वतंत्र परागित फसलें, और यहाँ पर जो टेस्टर वैरायटी परीक्षण विभेद लिया जाएगा उसे बोलते हैं अंतः प्रजात परीक्षक। बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों मेथड में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। जो दोनों तरीके हैं, सामान्य संयोजन क्षमता और दूसरा विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है, बड़े तरीके हैं, बड़े मेथड हैं, ये इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये पढ़ना है, सीखना है कि किस तरह से RSSCA और RSGCA होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो बस फ़िलहाल छोटे क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे हल है RSSCA के लिए और यहाँ जेनकिंस है, कहाँ पर, RSGCA के लिए। उसके बाद रेसिप्रोकल है, लास्ट वाला रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन है, व्युत्क्रम आवर्ती चयन है। ये 3 लोगों ने दिया, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन और हार्वे ने। और ये मेथड काफ़ी पेचीदा है, आप कहोगे तो इस पर अलग सी वीडियो बना दूंगा मैं, ये आपको याद करना है। और सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में 19 कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे हैं, संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, वो आपको याद ही करने हैं। इनमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो MCQs में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे वो
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आए, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको ये रट लेना है, घोट लेना है, कोई ट्रिक बनाकर याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।